नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे नायब सरकार 2.0। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस दौरान 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंचकुला में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले 11वें नेता हैं। नायब सैनी को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। आपको बता दें कि गौरव गौतम, अनिल विज, महिपाल टांडा, श्रुति चौधरी, विपुल गोयल, राव नरबीर, कृष्ण बेदी, आरती राव, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राजेश नागर सहित 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। और हरियाणा की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बीजेपी ने एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन करने का जरिया भी बनाया। वहीं बीजेपी ने सैनी सरकार के गठन में हरियाणा की तमाम जातियों को भागीदारी दी है। पार्टी ने उसे हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने वाले सभी अहम जातीय समुदायों के नेताओं को मंत्री बनने का मौका दिया है। सैनी सरकार में दलित, ब्राह्मण और जाट समुदाय से 2-2 ओबीसी से 4 राजपूत, पंजाबी और बनिया समुदाय से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नायब सैनी 2.0 सरकार में उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश की गई है जिनकी भागीदारी तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में रही है। अब हरियाणा में भाजपा की 3.0 ऐतिहासिक सरकार और वहीं सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पहले कुछ प्रतिक्रिया भी हैं, वो आपको हम सुनाएंगे, चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से कहते हैं ना कि बड़ा एक हैट्रिक मारने की कोशिश और दूसरी बार के मुख्यमंत्री, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे लेती है, क्यों इस तरह के परिणाम आए हैं, कितनी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया, हरियाणा का डेवलपमेंट अब कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया सुनाते हैं। बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए भी कि उन्हें सभी 23 फसलों पर जो एमएसपी घोषित हुई है उसको खरीदने का फैसला किया। तो इस किसान हितैषी निर्णय के लिए उनका अभिनंदन और उनको शुभकामनाएं। देखिए, दक्षिण हरियाणा की चौधर की बात हुई या इन्होंने देखा होगा विकास के कार्य चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूर्व पश्चिम हो, हरियाणा में तो विकास कार्य नहीं हुए। हमारे क्षेत्र में विशेष तौर से भेदभाव सरकार ने करने का काम किया। पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी हैं, चिकित्सा शिक्षा की बद से बदतर हालात हैं, हमारा बेसहारा पशु घूम रहे हैं, हमारा बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, उनको कच्ची नौकरी दी जा रही है। हालात जो हमारे किसान हैं वो दुखी थे, व्यापारी, कर्मचारी, हमारे जो दलित समाज है वो दुखी था। लेकिन जो भी धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जैसे भी हुआ है, इस सरकार जो है सरकार बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हम लोग विपक्ष में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो नायब सरकार 2.0 हो चुकी है, शपथ हो चुकी है, मंत्रियों ने शपथ ली है और लगातार अब जिम्मेदारियां हैं हरियाणा के विकास की। आने वाले समय में जो एक विश्वास जनता ने जताया है, एक बार फिर से मौका दिया है, कहीं ना कहीं आपको अब वो सारे वादे पूरे करने होंगे जो आप कहकर आए थे। कुछ चीजें जो छूट गई हैं पिछले कार्यकाल में उनको भी पूरा करना होगा। ये तमाम बातें मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जिम्मेदारी जिसकी सरकार होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। कांग्रेस की जहां तक नंबर ऑफ सीट्स की बात है, जिस तरीके से उनके नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, बहुत पीछे नहीं आका जा सकता। लेकिन हाँ, बड़ा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन फिलहाल अब वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठेगी। क्यों, कहां खामी रह गई है, कहां कमी रह गई है, किस फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया है और आगे हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए और क्या, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हितेंद्र जी आपसे करूंगी। और जिस तरीके से मुझे लगता है शपथ ग्रहण हो गया, नायब सरकार बन गई है, सब कुछ मिल गया है,
हैट्रिक लग गई हरियाणा में तो मुझे लगता है, और दूसरी बार का मुख्यमंत्री बनने का मौका भी नायाब सिंह सैनी को मिला। महत्वपूर्ण बात है जिन चीजों को आप लेकर आए हरियाणा में, जिन बातों को लेकर आए, और पिछली बार की कुछ चीजें कहते हैं ना कि कुछ कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो, तो वो सब एक चुनौती की तरह होंगी। चुनौती मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कोई वादे करते हैं या हम कुछ नया सोचते हैं, हम हरियाणा के डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जाहिर तौर पे चुनौती सरकार के लिए होती है कि हम उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जनता ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा आपको ही उतरना है। जी राखी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो कि एक इतिहास है। अगर मैं बात करूं 1966 के बाद, तो ऐसे कुछ ही स्टेट पूरे देश भर के अंदर रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का नाम भी अभी सूची में शामिल हो गया है, जहां पर एक पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये मैं कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, चाहे उसके अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, 3 करोड़ पक्के मकान देने की बात हो, गरीबों का बैंक खाता खोलने की बात हो, 11 करोड़ इज्जत घर शौचालय देने की बात हो, सभी घरों को बिजली कनेक्शन से भी लोगों को बैंक खाता खोलने के बाद, जितनी भी ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की थी, ये सभी योजनाएं उन लोगों के लिए चलाई गई थी जिन लोगों तक आज तक सरकार का कोई फायदा ही नहीं पहुंचा था, जो लोग बिल्कुल आखिरी पायदान के ऊपर बैठे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों की चिंता की जिन तक आज तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंची थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर, केंद्र के 10 साल के कार्यकाल के अंदर मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई। और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा किए थे, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर हो, चाहे वो वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी के नाम पर हो, या किसी भी तरह का उन्होंने जितने भ्रम पैदा किए थे, वो सभी के सभी हरियाणा की जनता ने ध्वस्त करते हुए हरियाणा को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम किया। और जो इनके आंकलन थे कि अब की बार कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी, तो ये इनके आंकलन हवा ही रह गए और इन लोगों ने जमीन के ऊपर काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए जमीन के ऊपर काम किया और वो एक एक आदमी तक अपनी बात लेकर गए। कांग्रेस ने जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे के ऊपर एक भ्रम फैलाया था, उस भ्रम को भी दूर करने का हमने काम किया। हमने सभी जातियों को जोड़ने का काम किया। अब आप खुद देखिए, जो हरियाणा का मंत्रिमंडल बना है, उसके अंदर हमने हर जाति को उसके अंदर हिस्सेदार देने की कोशिश की है। 2 जाट समाज से भी लिए हैं, 2 ब्राह्मण समाज के भी हैं, 2 यादव समाज के भी हैं, 2 वैश्य समाज के भी हैं, 2 दलित समाज से भी, एक राजपूत समाज से, गुज्जर समाज से, तो इस तरीके से एक ओबीसी समाज से। तो इस तरीके से हमने हर जाति को उसका प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और हमारे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने पूरे क्षेत्र के हिसाब से कोई भी क्षेत्र अपने प्रतिनिधित्व से एक अछूता न रह जाए, हर क्षेत्र को उसकी भागीदारी देने का काम किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हमेशा 36 बिरादरी के हर समाज के हित के काम करती है। कोई समाज अगर वोट नहीं देता उसको तब भी उसको सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। अगर कोई समाज भरपूर वोट देता है तो भी उसको सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जी राखी जी। ठीक है, हितेन जी वापस आती हूँ। मुकेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी, यहाँ पर देखिए नायाब सरकार 2.0 मिल गई है। एक बार फिर से कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। वो हरियाणा की जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया, लेकिन आप एक अच्छी सीट्स के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में है। शुरू से कहा जा रहा था मुख्य मुकाबला जो है हरियाणा में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी करके आई है, जो बातें अभी भी वो कह रहे थे, और जो एक मंत्रिमंडल में तमाम चेहरों को रखा गया है, सबके लिए अपने विभागवार चुनौतियां हैं। उनको कैसे हरियाणा का और विकास करना है, कैसे सबका साथ सबका विकास को आप इंप्लीमेंट करेंगे हरियाणा में, क्योंकि बहुत फैक्टर काम करते हैं। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको शायद भुलाया नहीं जा सकता है, तो उनके भी जवाब इन्हें देने। तो एक विपक्ष में होने के नाते अब किस तरीके से हरियाणा की चीजों को लेकर चलना है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और तमाम लोग यहां से जो मंत्री बने हैं, एक बार फिर से नेतृत्व जो है नायाब सिंह सैनी को मिला है, क्या कहेंगे? देशवासियों को, हरियाणा वासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आज का दिन इतना पावन है
और आज आपने और बीजेपी सरकार को, बीजेपी के जो हरियाणा के नेताओं को भी बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। हाँ मुकेश जी बोलिए। तो मैम बातें चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई आपके सामने। यहाँ बीजेपी सरकार चुनाव नहीं जीती, यहाँ जीता है धनबल। हजारों लाखों करोड़ रुपए, जो यहाँ हजारों करोड़ रुपए काला धन बीजेपी सरकार ने यहाँ लगाया है चुनाव लड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये थी, ये कह रहे हैं मुख्य मुकाबला बीजेपी का था और कांग्रेस का था। मैडम मुख्य मुकाबला राखी जी कैसे हमारा हो गया? इन्होंने इतने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए ऐसे दे के, इन्होंने वोटों को बांटा। बात ये करते हैं, विप साहब ने सरेआम बोला है कि मुझे आप जितवाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आपको मुख्यमंत्री आवाज से मिलूंगा जी। इधर इंद्रजीत यादव जी ने बोला, राव इंद्रजीत जी ने बोला कि आप मुझे जितवाओ, इस बार हम गुड़गांव नेतृत्व करेगा हरियाणा सरकार का। तो इनके तो 10 मुख्यमंत्री थे, तो वो तो अमित शाह जी और अपना मोदी जी के पास आपको पता है ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिससे लोग डरते हैं तो ये डरा देते हैं। तभी तो आज 10 दिन हो गए, इनका 10 दिन बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, क्योंकि ये डरे हुए थे। इनको पता है कि कोई भी गलती करी, 10 एमएलए इधर के उधर हुए, ये सरकार नहीं बनेगी। रही बात, इन्होंने कहा था मैं शपथ बाद में लूंगा, सबसे पहले 3300 रुपए 3100 रुपए का धान की फसल का लूंगा। क्या वो सच हुई बात? ग्राउंड पर क्या है वो? किसानों को फिर लाठियां पड़ी। ये तो आपके सामने मैं अभी 4-5 दिन के उदाहरण बता रहा हूँ। इन्होंने अफसरों को सस्पेंड करा, तो बातें करते रहे। ये कहते हैं ओलंपिक का हर एक जिले में ग्राउंड बनाया जाएगा ओलंपिक की तर्ज पर। ये कहते हैं कि हम 2100 रुपए हर महीना को देंगे, शपथ बाद में लेंगे। कौन सी चीज उन्होंने क्या काम करा है? शपथ तो लेके बैठ गए जी। आपके सामने शपथ मिली है और मंत्रियों ने भी ले ली है। और ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनके 2 आपके सामने 2 इन्होंने मंत्री बनाए जो परिवारवाद से आते हैं। वो भी राव इंद्रजीत जी की बेटी, उनकी बेटी को बनाया, इधर जो उनकी बेटी को बनाया आपके सामने भिवांडी से। तो ये बातें तो असूलों की करते हैं, लेकिन इनके लिए अपने लिए कोई असूल नहीं है बीजेपी के पास, वो दूसरों के लिए असूल है। इनके अपने असूल अपनों के लिए तो है नहीं जी। ये बातें करते हैं भ्रष्टाचार की नहीं। इन्होंने पूरे चुनाव में क्या करा है? इतने पैसे बांटे, इतने पैसे शराब बांटे। किस तरह का चुनाव जा रहा है? हम इस देश में एक ऐसा देश चाहते थे, राम राज्य चाहते थे, जहां पर सबकी सुविधाएं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जाति छोटी है, चाहे वो जाति बड़ी है, जातवाद से दूर होना चाहिए था हमारा देश। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज बात हो रही है मंगल ग्रह पर घर बनाने की, लेकिन हमारे देश में क्या बात चल रही है? हमने 2 दलित बना दिए, 2 जाट बना दिए। आपने तो ये भी कहा था डिप्टी सीएम हम ब्राह्मण को बनाएंगे। कितने ब्राह्मण आपने डिप्टी सीएम बना दिए? कितने ब्राह्मण, कितने पंजाबी आपने डिप्टी सीएम बना दिए? आप आज इतना अच्छा दिन था, वाल्मीकि जयंती है आज आपको एक उदाहरण सेट करके दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था हरियाणा में। सिर्फ बातों में नहीं ना कुछ होगा। लेकिन मुकेश जी पूरा इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व और उनके चेहरे पर ही लड़ी है ना हरियाणा में, तो फिर चेहरा तो उन्हीं को रख सकते हैं, वो कैसे बदलते? लेकिन आप ये बताओ, इनके जो नेता थे उनका बयान था ना, अनिल विज जी क्या कहते थे? अच्छा आप बताओ कि आप मुझे एक बार और जितवा दो, 7वीं बारी मैं मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, आपको मुख्यमंत्री आवास पे मिलूंगा। राव इंद्रजीत जी क्या कहते थे? आप बताओ मैम, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये वो बनना चाहते थे। लेकिन अमित जी मुझे लगता है उसके लिए मैं और आप मुकेश जी कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा ना भाई। इच्छा उन्होंने जताई है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। एक मिनट मुझे सुनिए पहले। मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, ये बात मुझे भी पता है कि अनिल विज तो नाराज भी थे, उनकी तो लड़ाई झगड़े भी अंदरूनी रूप से थोड़ी शीत युद्ध जिसको कहते हैं वो चल रहा था। उन्होंने बहुत क्लियरिटी से स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने कि मैं इस बार भी जीतूंगा, मुझे यदि नेतृत्व मौका देगा, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन फिर भी नहीं बनाया, तो अब नहीं बनाया तो ये डिसीजन तो पार्टी का है, उसके लिए मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं बनाया, या वो कितना भुनेगा आगे जाके, या कितना डिस्प्यूट होगा, ये पार्टी झेलेगी उस चीज को। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं बनना चाहता नहीं हूं, मैं बनूंगा, मैं आपको मुख्यमंत्री आवास में मिलूंगा। मैम ये शब्द थे। देखो शब्दों में एक फर्क होता है। वो कहते हैं मैं आपको अगली डिबेट मेरी आपकी मुख्यमंत्री आवास पे होगी, अगर आपके पास नहीं है मैं क्लिपिंग भेज दूंगा। चलिए, तो आपको ऐसा लगता है उनको नहीं बना के पार्टी ने गलत किया है? नहीं, पार्टी मैम ये करी भ्रष्ट, ये आपके सामने ये वो कहते हैं ना वर्ड, ये बीजेपी वो वाली नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी वाली
इनकी कोई जुबान नहीं है, इनको सत्ता चाहिए, चाहे धनबल हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये सत्ता के पीछे, ये सत्ता मुंह में है, ये परिवारवाद मुंह में है। इन्होंने आम जन की नहीं सुननी। आप देखना आज हरियाणा में मातम का माहौल है मैडम, सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, कोई वर्ग खुश नहीं है, सारों के मुंह लटके पड़े हैं। आप हरियाणा में एक एक जाके पूछो, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की जीत है, ईवीएम। अरे बाप रे, ईवीएम पे आ गई बात, ठीक है मुकेश जी ईवीएम पे बात आएगी, मुझे थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकेगा। हितेन जी, यहाँ तो बात कुछ और ही हो रही है, बहुत सारी बात है, मजबूत विपक्ष है, ईवीएम पे बात नहीं छेड़ूंगी, ईवीएम पे बात छिड़ जाएगी, फिर आप लोग बैलेट पेपर पे जाएंगे और मेरा डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। मैं इतना जानती हूँ, जनता जनार्दन ने वही बटन दबाया, उसी ईवीएम से कांग्रेस को वोट दिए, उसी से आपको वोट दिए, जो जीता वही सिकंदर। मैं फिर बोल रही हूं, अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उस पर डिस्कशंस नहीं करने हैं, क्योंकि सारे इलेक्शंस ईवीएम के माध्यम से हुए, अपकमिंग भी उसी से होंगे, तो उस चीज को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो बात ये रख रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं हर वर्ग को साधने के लिए, उनकी नाराजगी है, ब्राह्मणों को आपने छोड़ दिया। मुझसे राखी जी, हाँ हितेन जी, आपसे ही सवाल। हाँ, नहीं, ऐसा है कि मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रदेश की जनता को भी ये बात साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही छत्तीस बिरादरी की पार्टी रही है। अब इन्होंने कहा कि हमारे अनिल विज जी सीएम बनना चाहते थे, तो मैं इनको बता दूं कि इनकी पार्टी के अंदर भी इनके केंद्रीय नेतृत्व का, जो इनके आला कमान है, उनका ही ऑर्डर चलता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संसदीय बोर्ड है, लोग बैठ के निर्णय करते हैं। और मैं इनको याद दिलवा दूं कि 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल जी के नाम पर पूर्ण बहुमत, यानी कि लगभग 66-67 सीटें ली थी, 2/3 बहुमत लिया था। लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसलिए कांग्रेस तो कम से कम नैतिकता की बात ना करे। और दूसरी बात, हमारी पार्टी ने आदरणीय नायब सैनी जी के नाम पर चुनाव लड़ा, उनके 56 दिन के कार्यकाल के नाम पर चुनाव लड़ा। आपको याद होगा कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता को सीएम बनाया और बाद में उनको दूसरी बार चुनाव लड़वाया और फिर उनको जितवा कर सीएम बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो हमेशा से ही हर वर्ग का ध्यान रखती है। मैंने आपको एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं एक ऐसी योजनाएं हैं जो हर वर्ग को आज तक पोर्टल के माध्यम से मिल रही है, जिसके अंदर किसी भी आदमी को किसी नेता के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, किसी के पांव दबाने की जरूरत नहीं। आदमी जाए और ऑनलाइन वह अप्लाई करो और उनको अगर वह उस योजना का अधिकृत है तो उसको वो योजनाएं मिल जाती हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भ्रम फैलाने का काम करती है। इन्होंने कहा कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, पोर्टल उखाड़ कर फेंक देंगे, जनता की नाराजगी इनसे हो गई भी है, हमें नेताओं के दरवाजे पर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। हमने खर्ची पर्ची और मर्जी की बात की थी, जो इनके नेताओं की मर्जी से नौकरियां मिलती थी। जब इलेक्शन आया तो इनके पार्टी नेताओं ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर आपका भरेंगे और फिर दूसरों का देखेंगे। तो इन बातों की वजह से जनता इनसे नाराज होगी और ये अति उत्साह के अंदर थे। इनको लगता था कि ये सरकार बना लेंगे, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगता था कि एक बार 400 पार हो जाएगा और 2019 के तो उनको लगता था कि 75 पार हो जाएगा हरियाणा के अंदर। लेकिन हम दोनों मामलों के अंदर कुछ न कुछ चुके, तो इनके अंदर भी उसी अति उत्साह की कमी रही, जिसकी वजह से इनको लगा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इनके नीचे से जमीन बिल्कुल खाली थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के झटके को नहीं भूला था और उसने जाके एक एक योजना लोगों तक पहुंचा, लोगों को जोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के इतिहास के अंदर 48 सीट लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। बाकी कांग्रेस हमेशा एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है और उसके बाद भी ये भाग जाती है। ये हमेशा किसी भी चीज की सफाई दे पाते। अब इन्होंने ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। मैं मुकेश जी की जानकारी के लिए बता दूं कि जब चुनाव होता है उसके बाद हारे हुए उम्मीदवार कुछ ईवीएम मशीनों को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर उनको संदेह होता है और वो ईवीएम मशीन जांच के लिए जाती है, जो चुनाव आयोग की निगरानी के अंदर जिनकी जांच होती है। और आज तक एक भी ईवीएम मशीन पूरे भारत के इतिहास के अंदर ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर कोई गड़बड़ी की हो। जब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया कि ईवीएम मशीन के अंदर अगर आपको गड़बड़ी की आशंका है तो
आइए और इसके अंदर गड़बड़ी साबित की, इसको हैक करने का जो भी आपके पास कोई एक्सपर्ट हो उसको लेके आइए। तो चुनाव कमीशन के पास नहीं गई है, सिर्फ जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बरगलाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा देते हैं कि अब की बार जो हम चुनाव हारे हैं आपकी वजह से नहीं हारे, हम चुनाव हारे हैं तो ईवीएम की वजह से हारे हैं। जबकि इनको धरातल के ऊपर जाना चाहिए, अपनी टीम मजबूत करनी चाहिए। 16 साल से इनके हरियाणा के अंदर कोई कमेटी नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। एक सेकंड में बीच में रोक रही हूँ, तो किसी ये नाते चुनाव लड़ने को और जीतने के सपने देखते हैं। एक सेकंड में बीच में रोक रही हूँ हितेन जी, 1 मिनट। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। मैं 1 मिनट का समय लूंगा, जल्दी से बोलिए। हमेशा दूसरी पार्टियों को बातें मुकेश जी 1 मिनट बी टीम कहते हैं, जबकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जनता का विश्वास जीतकर उसकी सेवा करने का अधिकार है। जबकि ये उन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो लोग जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद जी। हाँ मुकेश जी बोलिए अब। मैम देखिए, हितेंद्र चौधरी जी को मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं वही बात करता हूँ, असूलों की बात जो जो अटल जी करते थे, जो अटल जी की बीजेपी करती थी, आज वो असूल कहाँ गए? आज आप टिकटें दे रहे हो, आपके सामने है जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं उनको आपने टिकटें दी, ठीक है जी। आपकी आज जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए आपने, आपके सामने श्याम सिंह राणा जी, वो इनेलो में चले गए, आप आए उनको लेके। कहने का मतलब आपके असूल, आप हमारी बात तो कर रहे हैं, 16 साल से संगठन नहीं बना, आपको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, 20 साल हो गए, आज भी बीजेपी की दरियां बिछा रहे हो। आप जैसे काबिल लोगों को तो बीजेपी आगे नहीं लाती, आपको भी आगे लाना चाहिए। और आपने पोर्टल की बात करी थी चौधरी साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि पोर्टल का खेल हम हरियाणा में चलने देंगे। मैडम अगर राखी जी, अगर एक बेचारे गरीब बंदे को जाना है CSC सेंटर में तो उसको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक हर बार देने पड़ते हैं। ये कहते हैं हमने सही कर दिया, सरल कर दिया। उसके बाद कहते हैं जी लेवल 1 हो गया है, फिर दूसरी बार जाओगे फिर आपको 500-1000 रुपए देने जाएंगे, फिर कहेंगे जी लेवल 2 हो गया है, फिर आपको 15 दिन बाद तीसरी बार बुलाएंगे, फिर कहेंगे जी आपके वो खारिज हो चुका है, अब दोबारा से फाइल अप्लाई करो। तो ये जो इन्होंने आपके सामने CSC सेंटर वालों ने आपको क्या बोलते दलालीकरण कर दिया ना, इन्होंने जो बाहर कमेटी नगर निगम के बाहर दलाल बिठा दिए हैं। तो हाँ जी, आप इधर से आओ तो आपका काम होगा बैकडोर से, कंप्यूटर से किसी का कोई सही काम नहीं होता। चलिए, इसमें एक चीज हो सकती है मुकेश जी, ये सारी चीजों के लिए जो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं ना, ये आप ऐसे ही निभाते रहेंगे, इसको कहते हैं मजबूत विपक्ष का काम। और जाहिर तौर पर अब क्योंकि नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, यहां से भी कोई कहते हैं ना कोई खामी होगी, कोई गड़बड़ करेगा तो वो आप बिल्कुल अधिकार से बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भले सरकार में नहीं आए पर नंबर ऑफ सीट्स इतनी है जो आपको पूरी मजबूती देती है, ये मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ हरियाणा में। तो इन सारी चीजों को लेकर बढ़ेंगे। यदि कहीं कोई कम, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, नायाब सिंह सैनी के लिए इसलिए नहीं क्योंकि दूसरी बार वो चेहरा बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, जो जिम्मेदारियां वो तो निभानी है। यदि उसमें पीछे छूटेंगे तो उसके लिए आप लोग हैं। आपने दिया था ना समय, मेरे को भी दे दो। राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ईवीएम की बात करी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि जब इजराइल ईरान के अंदर पेजर से अटैक कर सकता है, आप एक मोबाइल को एक दिन के लिए रख लो, अगले दिन मोबाइल बंद हो जाएगा। 3 दिन तक ईवीएम मशीन में 99% बैटरी। मुकेश जी वो टेक्निकली हम जाएंगे तो फिर बहुत सारे फैक्टर आएंगे, समय हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को यहाँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक बात तो है, नायाब सरकार 2.0 हम सबके सामने है। अब चुनौतियां हैं, चुनौतियां किस बात की है? जो कहा है वो आपको करना है, डेवलपमेंट करना है, सबको साधना भी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो बातें उठाई हैं उसके लिए उनको मॉनिटरिंग करके अपनी बातों को रखना है। तो जो चीज जनता के बीच जाएगी, आने वाले समय में उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है और कितना बदलता हरियाणा जो है हम देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।